डियर लर्नर्स, आप सबका स्वागत है आपके फेवरेट लॉ स्कूल कानून सीखो पे। मैं आपका दोस्त आयुष मित्तल आज आपके साथ सेक्शन 5 और सेक्शन 6 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट पे डिस्कशन करूंगा। सेक्शन 5 जो रेलिवेंसी ऑफ एविडेंस के बारे में डिस्कशन करता है, इट टॉक्स अबाउट रेलिवेंसी ऑफ एविडेंस एंड दिस क्वेश्चन ऑफ रेलिवेंसी is a question of law, so it can be raised at any stage of proceedings in the court of law. Generally, in our day-to-day life, we consider that this question of relevancy is similar to admissible. इसका मतलब ये कि हम सोचते हैं कि अगर कोई एविडेंस रेलिवेंट है तो वो कोर्ट ऑफ लॉ में एडमिसिबल भी होगा। बट इन राम बिहारी यादव वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार, Supreme Court discussed about the difference between relevancy and admissibility and held that these two terms are different and are not to be used coextensively or interchangeably. The general doctrine is that the evidence which is relevant is not admissible as given under sections 122, 126, 127 and 128. But there is an exception to this doctrine under section 148, which states that the evidence is admissible but is not relevant. If we analyze section 5, we'll find out that it talks about relevant evidence and facts which are in issue, and it excludes all other facts which are not relevant under sections 6 to section 55. Further, the explanation of section 5 states that if a person is disentitled to produce an evidence before the court as per the provisions of CPC, then this provision of section 5 will not entitle a person as a matter of right to produce that evidence before the court of law. So, if we conclude section 5, we can say that if an evidence is relevant and is accepted by the court, then this evidence will be considered to be admissible. Before moving on to section 6, we shall see the concept of circumstantial evidence. Circumstantial evidence is accepted by the court when there is no direct evidence to the fact, but that circumstantial evidence is connected to the relevant fact. In Umeed Bhai versus State of Maharashtra, Justice Goswami said that circumstantial evidence must make the accused liable when the chain of consequences is not broken. To understand this concept of circumstantial evidence, we must analyze the case of R versus Richardson. R वर्सेस रिचर्डसन एक लड़की का मर्डर केस है। इसमें एक दिन उसके माँ बाप उसको उसके घर पे अकेला छोड़ के खेत में गए थे काम करने। जब वो वापस आए, उन्होंने देखा कि उसकी बेटी का गर्दन कटा हुआ है। वो सब देख के पता चल गया कि सुसाइड तो नहीं है ये। जब उसका पोस्टमार्टम हुआ तो पता चला कि लेफ़्ट हैंड से किसी ने उस एक धारदार ऑब्जेक्ट से उसका गला काटा है और वो प्रेग्नेंट भी है। उसके घर में मट्टी से सने हुए पैरों के निशान मिले। उसके पैरों के निशान को एनालाइज किया गया। ये सब देख के कोई सस्पिशन पैदा नहीं हुआ कि कौन आदमी हो सकता है जो इसका मर्डर करेगा। जब इसका फ्यूनरल था तब ढेर सारे लोग इकट्ठा हुए। तब उधर डिसाइड हुआ कि वो आदमी भी आएगा। उसमें जितने लोग थे सबको बुलाया गया और सबके शूज़ का मेजरमेंट लिया गया। उसमें से एक आदमी जो स्कूल मास्टर था, उसके शूज़ से मैच हुआ जो एविडेंस वहाँ पे प्रेजेंट था क्राइम सीन पे। और इससे ये सस्पिशन आया कि वो अपना इम्प्रेशन बचाने के लिए हो सकता है कि लड़की का मर्डर किया हो। उसके जो शूज़ थे वो काफ़ी हद तक मैच कर रहे थे क्राइम सीन वाले शूज़ से, और वो लेफ़्ट हैंडर भी था। जब उससे पूछा गया कि वो क्राइम की रात को कहाँ था, तो उसने बताया कि वो एक
जगह पे काम कर रहा था। इसको वेरीफाई किया गया उसके सबऑर्डिनेट्स के साथ। फिर लेकिन उससे जब और बातें की गई और एविडेंसेस और छानबीन किया गया तो पता चला एक लड़की ने रिचर्डसन जैसे ही आदमी को डेड लड़की के घर से की तरफ जाते हुए देखा। लेकिन फिर हो सकता है फिर उसमें सरकमस्टांस ये पता चला कि वो वापस से ना दिख जाए, इसलिए वो पीछे के दरवाजे से भागा होगा। फिर जब आगे और छानबीन की गई तो ये पता चला कि रिचर्डसन और उसके साथी एक दिन उसी दिन को अपने मास्टर की गाड़ी से जा रहे थे और रिचर्डसन ने उसकी गाड़ी एक जगह रुकवाई। उस जगह से रिचर्डसन को वापस आने में उतना ही समय दिख रहा था जितना उस जगह से उस डेड लड़की के घर तक जाने का था। सेम डिस्टेंस लग रहा था। या ये भी एक सर्कमस्टेंशियल एविडेंस हो गया। और रिचर्डसन की बॉडी को जब एनालाइज किया गया तो उसके गर्दन पे वो निशान पाए गए। उसने बताया कि वो जंगल में गया था फल तोड़ने, तो उससे लगा। फिर उसके घर की तलाशी ली गई तो पैंट मिला जिस पे खून लगा हुआ था। उसने उसका एक्सप्लेनेशन ये दिया कि उसके नाक से खून बहा था एक दिन, तो वो है। और फिर बाद में उसने अपना एक्सप्लेनेशन चेंज करते हुए बोला कि एक घोड़े को चोट लग गई थी, उसको खून निकल रहा था, वो उसकी मदद कर रहा था। फिर जब उसके पैंट का मट्टी जांची गई तो वो वही मट्टी थी जो डेड लड़की के घर के पीछे पाई जाती है। फिर जो शूमेकर जिसने जूता बनाया था उसको खोजा गया तो उसने बताया कि ये जूता वही रिचर्डसन के जूते वाला ही है जो उसने बनाया था। तो ये सब बातें से और थोड़ा ये देखते हुए कि सस्पिशन रेज हो गया था कि रिचर्डसन ने उस लड़की के साथ अवैध संबंध बनाए थे और उसी गिल्ट में आके उसने उसका मर्डर कर दिया होगा। ये सारे सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस को देखते हुए रिचर्डसन को कन्विक्ट किया गया और उसको फांसी दे दी गई। Now let's start with my one of the favorite concepts, that is concept of res geste. Section 6 states that state talks about part of same transaction which is also called res geste. According to section 6, facts which are not fact in issue but are connected to the fact in issue by the same transaction if they are occurred at same time at same places or at different times or and different places are considered to be relevant. To understand it, let's analyze the illustrations given under this section. Illustration A, it states that A is accused of murder of B, so everything said or done by A or B or by the bystanders during the act or just shortly before or after the act will be considered relevant. Like if C and D are standing near the place of incidents and they shout that A is killing B, then this shouting of C and D will be considered relevant. Further, illustration D states that B has to deliver goods to A, and this delivery of goods is through successive intermediaries. So every delivery to every intermediary will be considered relevant. The term same transaction has been defined by Stephen as a transaction is a collection of facts which are connected together and be referred to by a single legal name like a crime, a contract or a wrong or any other name by which that fact or an issue is to be referred. Res geste is a Latin term which means things said. It is an English doctrine
which means things said or done in the same transaction. This gives a very uncertain meaning to evidence. जैसे एग्जाम्पल लेते हैं कि ए ने बी को मारा, तो रेस जेस्टे के अकॉर्डिंग ए सुबह उठा, नहाया, तैयार हुआ, बाहर गया, फल सी और डी से मिला, सी और डी से मिलने के बाद वो बी के पास गया और फिर बी को मारा. तो ये जो उसके सुबह उठना, नहाना, तैयार होना, सी और डी से मिलना सब रेलेवेंट हो जाएगा, लेकिन इसकी कोई जरूरत नहीं, ये चीजों को और कॉम्प्लेक्स कर देगा. सो दिस इज द रीजन why Indian Evidence Act has not adopted the concept of res geste as it is, but has used the term part of same transaction, which gives a certain meaning to the event. Now to understand it, we shall see the case of Rattan versus Queen. In Rattan versus Queen, a woman in distress called the police and asked them to come to her rescue. But in the middle of the conversation, phone was cut. When police came to her house, she was found dead. Her husband, who was charged of killing her by shooting, took the plea that the fire was just by an accident and it was not intentional. On perusal of the case, it was found out that no victim of the case would ever think of getting the police prior to the accident, and the call by the woman and whatever she said was considered to be res geste and held relevant, and the husband was convicted. Now further, we shall see how a person will get connected to res geste. A person can become a part of a transaction through acts or through omissions or by any statement. A person can get connected to any transaction through acts or omissions by a series of acts or a series of omissions, or by doing some act or some omission. Like, for example, if a jailer beats a person continuously for many days and he dies, then these are series of acts. If he doesn't give him food, these are series of omissions, and beats him and doesn't give him food are a series of acts and a series of transactions. These are all part of res geste. Through statements, a person will become a part of res geste if it is directly connected to the event occurring at the time. To understand statements as res geste, we shall see the case of R versus Beddington. In R versus Bedingfield, a woman जिसका गला कटा हुआ था वो अपने कमरे से बाहर आई और चिल्लाई, आंट सी वॉट बेडिंगफील्ड हैज डन टू मी. ऐसा कहते हुए बाहर आई. जस्टिस कॉकबर्न, who adjudicated this case, held this statement to be not admissible as res geste because the statement was made after the incident was over. मतलब वो उस ट्रांजैक्शन का पार्ट नहीं था, and held that the statement must be the natural effect of the event and not any mental story of the incident. In Ark versus Christie, a statement made by a young boy to his mother shortly after an indecent assault on him by the offender, this statement was not considered to be res geste and hence not relevant, as this statement being so separate by the time and circumstances that it could not be said to be part of the same transaction. Next, in R versus Foster, the deceased was killed by a speeding truck in an accident. The witness had not seen the incident but had seen the speeding truck. When the witness approached the deceased stated to him what had happened with him in the accident. The court held the statement of the deceased to the witness to be admissible in evidence as res geste. Next,
In R.L. Malkhani versus State of Maharashtra, Supreme Court held that when a statement is relevant, then the tape recording in which it is recorded is also relevant. Next, in Ramdas versus State of Maharashtra, this case is related to late reporting of rape. Supreme Court held that there should be a nearest relationship between a statement and an event. It further said that being late is not an issue, but it will depend on the fact. If there is reasonable reason for being late, then the statement is relevant. And further, the statement should explain the event. तो इस तरीके से सारे एक्ट्स, सारे ओमिशंस और सारे स्टेटमेंट्स जो एक ट्रांजैक्शन को बनाते हैं वो सेक्शन 6 के अंदर रेलेवेंट हो जाएंगे। फर्दर सेक्शन 6 जो है वो एक डॉक्ट्रिन जिसे जो सेक्शन 60 के अंदर दिया गया है, जिसे कहते हैं कि हियर से एविडेंस इज नॉट रेलेवेंट, उसका एक एक्सेप्शन है। मतलब ये कि सेक्शन 6 हियर से एविडेंस को भी रेलेवेंट बना देता है, जैसा हमने कि आर वर्सेस फोस्टर के केस में अभी देखा था। ये डॉक्ट्रिन रेस जेस्टे की इसको वाइडली क्रिटिसाइज भी किया जाता है। जैसे प्रोफेसर स्टोन हैज सेड दैट नो एविडेंशियरी प्रॉब्लम इज सो सराउंडेड इन डाउट एंड कंफ्यूजन। फर्दर, विगमोर स्टेट्स दैट दिस रूल इज नॉट ओनली डेंजरस बट इज ऑल्सो यूजलेस। तो हमें रेस जेस्टे के कॉन्सेप्ट को बहुत ही केयरफुली और बहुत जुडिशियसली यूज करना चाहिए, नहीं तो इससे प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती है। तो मैं उम्मीद करता हूं आपको ये हमारा आज का लेक्चर सेक्शन 5 और सेक्शन 6 में समझ में आया हो, और प्लीज हमारे वीडियोस पे लाइक, कमेंट और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्ते।